प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10 का जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि नेक्स्ट डे वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ा जाएगा। जो लेसन फर्स्ट अभी चल रहा है जैव प्रक्रम, तो हम लोग वाष्पोत्सर्जन के बारे में डिटेल पढ़ा जाए। हेडिंग दिया गया है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। होता क्या है, जो पौधे होते हैं मृदा से जो जल अवशोषित करते हैं, तो वह पौधों के वायवीय भागों से बाहर निकालते हैं, या और बताया जाए इसको दूसरे ढंग से, पौधों के वायवीय भागों से होने वाले जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो भी पौधे हैं, पौधों के वायवीय भागों से जो जल की हानि होती है या जल निकलता है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो जल की हानि से मतलब है ये निम्न भागों से जल की हानि करते हैं। तो बताएंगे ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और तीसरा है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय या रंध्र स्टोमेटा, यह पौधों में पत्तियों के सतह पर पाए जाते हैं। पत्तियों के सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। उपत्वची का अर्थ है जो पौधे हैं उसकी जो त्वचा है उसके कारण भी जल की हानि होती है, इसलिए उसे उपत्वचीय कहते हैं। वातरंध्रीय का अर्थ है पौधों में छिद्र या रंध्र नहीं कहेंगे, छिद्र पाए जाते हैं। तो जो जहाँ से जल की हानि होती है उस प्रकार के हानि को वातरंध्रीय कहते हैं। यहाँ हो गया। बताएंगे पत्तियों में जो रंध्र स्टोमेटा पाया जाता है उससे होने वाली जल की हानि को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उपत्वची जो त्वचा के माध्यम से और वातरंध्रीय जो छिद्रों के माध्यम से जल की हानि होती है, वहाँ पे रात्रि में देखते हैं कहीं तना से जो जल की बूंदे निकलकर गिरता है, उस प्रकार के वातरंध्रीय को, उस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को वातरंध्रीय कहते हैं। ये भी स्पष्ट हो गया। ये स्टोमेटा की बात करेंगे। रंध्र स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। पत्तियों की सतह पर निचली भी हो सकती है और ऊपरी सतह पर भी हो सकती है, पौधों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखा जाए रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, रंध्र की संरचना कैसी होती है जो फिगर में दर्शाया गया है। ये एक स्टोमेटा का फिगर बनाया गया है। इसी तरह बहुत से स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। कैरेक्टर क्या है इसका? फर्स्ट है पौधों की हरे वायवीय भागों में रंध्र पाया जाता है। दूसरा, पत्तियों की सतह पर रंध्रों की संख्या औसतन, देख लें यहाँ पे, पत्तियों की सतह पर रंध्रों की संख्या औसतन 250 से 300 प्रति वर्ग mm हो सकती है। ये रंध्र की स्थिति है। रंध्र पत्तियों का सतह का 1 से 2% क्षेत्र घेरते हैं। 1 या 2% पत्तियों के सतह रंध्र घेरता है। ये कार्य क्या है? यहाँ लिखा हुआ है, हेडिंग दिया गया है, रंध्र के कार्य। रंध्र करते क्या है? फर्स्ट है रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। यह रंध्र का मुख्य कार्य है। दूसरा, रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है? जो पौधे होते हैं वह मृदा से जल व खनिज पदार्थों को अवशोषित करके ऊपरी जाइलम के माध्यम से ऊपर के तरफ ले जाते हैं और खनिज लवण की पौधों को आवश्यकता पड़ती है। इसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया
आवश्यक है। अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है तो खनिज लवण और अन्य पदार्थ मृदा से पौधों में नहीं पहुंच पाते हैं, यह आवश्यक है। तीसरा है रंध्रों की संख्या तथा स्थिति वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करती है। जैसा पौधा है तो उस आधार पर रंध्रों की स्थिति यहाँ और संख्या पर वाष्पोत्सर्जन की दर का अर्थ होता है कम या ज़्यादा, निर्भर करती है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो स्थलीय होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मरुस्थलीय होते हैं। तो मरुस्थलीय वाले पौधे पर जल की कमी होती है, जिसके कारण वह पौधे उसकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं और रंध्र कम संख्या में पाई जाती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर धीमी होती है और उस प्रकार के पौधे मरुस्थल में भी जीवित रहते हैं। स्थल पे जो पाए जाते हैं, जो साधारण स्थल पे है, तो स्थल वाले पौधे अगर जहाँ जल की कमी नहीं है, नॉर्मल जल पाया जाता है, वहाँ रंध्र सामान्य रूप से और पत्तियाँ वैसे ही रहती हैं, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। मरुस्थल वाले पौधे की अभी बात की है, उनकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है ताकि वह पौधा कम मात्रा में जल अवशोषित करके जीवित रह सकता है। तो यह कंडीशन कहलाता है रंध्रों की संख्या तथा स्थिति वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करता है। बात करेंगे यहाँ पे फिगर में, रंध्र दिखाया गया है फिगर में। यहाँ हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ छिद्र जो दिखाया गया है रंध्र का, एक कोशिका यानी रंध्र को दिखाया गया है। तो यह स्टोमेटा अथवा रंध्र जो छिद्र है कहा जाता है। केंद्रक जो सेल है उसमें केंद्रक पाए जा रहे हैं। अगल बगल की कोशिकाएं, इस रंध्र या स्टोमेटा को द्वार कोशिकाएं भी कहते हैं। द्वार कोशिकाएं हैं। यहाँ हेडिंग दिया गया है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि। कैसे क्रिया विधि करता है, कैसे यह बंद होता है, कैसे खुलता है, क्लोज एंड ओपन। तो रंध्र कब खुलते हैं? रंध्र दिन में खुलते हैं जब भोज्य पदार्थ पौधों में बनता है, तो उस समय पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होने के कारण परासरण की क्रिया विधि द्वारा जल अधिक से अधिक पत्तियों के तरफ पहुंचता है और पत्तियों के जो रंध्र है, जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, वह यहाँ पे स्फीत दशा में आकर उसका छिद्र खुल जाता है, जिसके कारण जल बाहर निकलता रहता है, वायवीय भागों में चला जाता है। देखेंगे पर्ण रंध्र में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसे द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये द्वार कोशिकाएं, यह बगल में ये तो छिद्र है, ये द्वार कोशिकाएं हैं अंदर के तरफ, जो अंदर के तरफ है। और इन्हीं कोशिकाओं की स्फीत के कारण आकार में परिवर्तन पर रंध्र छोटा या बड़ा होना निर्भर करता है। अगर द्वार कोशिकाएं स्लथ दशा में होता है तो यह निर्भर करता है कब यह बंद होगा और कब खुलता है। अब देखा जाए, जब कोशिकाएं स्फीत होती है, टर्जिटी होती हैं, फूल जाती हैं, तब द्वार का मुख खुल जाता है और रंध्र खुल जाते हैं, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने लगती है। जब अश्लथ दशा होती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। अश्लथ दशा का अर्थ है कि जब कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, अश्लथ हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में कोशिकाएं आपस में चिपक जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण रंध्र का द्वार बंद हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक जाती है। निर्भर किस पर करता है? परासरण पर। परासरण क्रिया है जिसके द्वारा यह निर्भर करता है कि रंध्र कब खुलता है और कब बंद होता है। तो जब बताया गया कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो इस पत्तियों में
कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज की या शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और यहाँ पे सांद्रता अधिक होने के कारण परासरण की क्रिया द्वारा जो जल मृदा से धीरे धीरे ऊपर के तरफ पत्तियों में प्रवेश करता है और यह द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती है, फैल जाती है, फूल जाती है, जिसके कारण यह छिद्र खुल जाता है और रंध्र खुल जाते हैं। ये तो हो गया परासरण का। सिकुड़ना या बंद होना, कैसे स्टोमेटा बंद होते हैं, इसके छिद्र कैसे बंद होते हैं? जब परासरण की क्रिया यानी उस द्वार कोशिकाएं में या इर्द गिर्द की कोशिकाओं से जल जब दूसरी कोशिकाओं की तरफ चला जाता है तो यह द्वार कोशिकाएं अब अश्लथ दशा में आ जाती है, सिकुड़ जाती है, श्लथ दशा में आ जाती है और यह छिद्र बंद हो जाता है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक जाती है। ये तो हो गया हम लोगों का वाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटा यानी रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ फिगर डबल बना लेंगे, एक बार इस तरह का फिगर बना देंगे और एक बार इसको स्टोमेटा के जो छिद्र हैं उसको बंद रखा जाए और कंडीशन बताया जाएगा कि जब स्फीत दशा होगी तो स्टोमेटा खुलेंगे, श्लथ दशा होगी तब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। एक प्रयोग द्वारा देखा जाए कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, इस प्रयोग को देखा जाए। एक जार ले लिया जाए, उस जार में एक छोटा पौधा गमले में लगा दिया जाए। या देखा जाए इसको प्रयोग करके प्रयोग किया जाए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन का प्रयोग कर दे, सीधा का प्रयोग। एक जार लिया जाए जिसमें शीशे का हो, तो यहाँ देखिए फिगर बन रहा है। मान लेते हैं ऐसे, इसको ढक दिया जाए। ये सब शीशे का ही है। इसमें एक गमले में व्यवस्थित किया जाए पौधे को। मान लेते हैं ऐसे, गमले में व्यवस्थित किया जाए, पौधा लगा दिया जाए। इसमें गमले में पौधा व्यवस्थित रहना चाहिए, जैसे मान लें ठीक है। इसको हम लोग ले आकर धूप में रख दें। इसको धूप में रख दिया जाए कि प्रकाश की संश्लेषण क्रिया होती रहे। तो प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुले हुए हैं। अब यहाँ देखेंगे इस ऊपरी छोर पे जल की बूंदे आकर इकट्ठा हो जाता है। इसमें पहले जल तो था नहीं, इस जार में पहले जल नहीं था, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, ये पौधे गमले
में लगे जल को अवशोषित करते हुए पत्तियों के द्वारा जल की बूंदों को बाहर की तरफ छोड़ता है या निकालता है, और यह जल इस जार के ऊपरी छोर पर जाकर इकट्ठा होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे आवश्यक सामग्री, क्या लिखेंगे? आवश्यक सामग्री क्या क्या लिखेंगे? गमले में लगा हुआ पौधा, गमले में लगा पौधा, ये हो गया। शीशे का जार लिया जाए, जार आदि। प्रयोग में दिखा दिया जाए, जैसे आप देख रहे हैं वैसे बताना भी है, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। एक शीशे का जार लेकर गमले में लगा हुआ पौधा को चारों उसमें रख दिया जाए, ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाए जो शीशे का ही हो, और इसको धूप में रख दिया जाए। जब यह पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है तब इस पत्तियों में ग्लूकोज अभी बताए थे, शर्करा अधिक मात्रा में इकट्ठा होता है, और जो जल है इस जाइलम के माध्यम से पत्तियों में पहुंचता है, और पराशरण क्रिया के द्वारा स्टोमेटा की द्वार कोशिकाएं स्फीत दशा में आ जाती है और स्टोमेटा खुल जाते हैं, जिसके द्वारा ये जल वायवीय भागों में जाकर इकट्ठा होता है। इस प्रकार इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट डे में पढ़ा जाएगा। जय। हाँ, नेक्स्ट डे में जो दूसरा प्रोसेस आता है हम लोगों का, मनुष्य का पाचन तंत्र, ये तो खत्म हो गया। मनुष्य का पाचन तंत्र दूसरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।